यस, आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि इस सवाल के अंदर जो ना जीरो से लेके एंड तक जितनी कंटेंट शामिल हो जाए, तो इट कुड बी अ वेरी गुड रिकैप। और जिसने रिवीजन ना करने की कसम खाई हुई है, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि जिसमें ये रिकैप हो जाएगा। अभी एक सेक्शन मैंने खत्म किया आईए का, और मैंने कहा ऐसा ना हो कि मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट हो। तो मैंने इस सेशन में काम ये किया था कि जितने भी क्वेश्चंस हमारे जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ ना फाइनल अकाउंट्स के आईए के अंदर, तो उसी के ही आपने देखा होगा कि स्टडी टेक्स्ट के अंदर जो है वो एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं। तो मैं हर क्लास के सवाल के बाद कहता कि इसके 4 एमसीक्यूज उसको देख लेना, इसके हैं एमसीक्यूज देख लेना। अच्छा, मुझे पता था कि कोई देख नहीं रहा होगा। तो आज हम एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बच्चों से कहा कि ईमानदारी से बताना, झूठ नहीं बोलना कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने वो एमसीक्यूज देख लिए थे। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने ये जितने भी एमसीक्यूज हैं जो मैं कहता रहा हूं आपने देख लिए हो। तो आप सोचे कितने बच्चों के हाथ उठे होंगे? समझ कि आप लोग भी सबको तो नॉट अ सिंगल स्टूडेंट हैज रेज्ड हिज हैंड, पर एक स्टूडेंट ने भी जो है, तो आप सोचे कि ये हाल है। तो फिर आप लोग के सेशन से मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि यार हर 3 क्लास के बाद जो है, या 4 क्लास के, या 1 हफ्ते के बाद इसी सवाल को दोबारा अटेम्प्ट कर लेना। जब ये 3 एमसी नहीं, देखो जो कर रहा होता है ना वो हैंडफुल स्टूडेंट्स, और आप लोग का सेशन तो नॉर्मली बड़ा डेडिकेटेड था। तो और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट्स कितने पॉजिटिव मिलते हैं। देखिए, डेडिकेशन का तो रिजल्ट मिलता ही है। अब हो ये रहा है ना कि 5-6 सवाल जो 20 नंबर के आने हैं वो नहीं करते, जो बता दिए गए हैं उसी को कर लो, वो नहीं करते। तो अब मैंने फिर ये सोचा कि अगली क्लास में, अगले सेशन में, अब वो जो सवाल देता हूं ना मैं, उसके आगे में उस एमसीक्यूज का नंबर भी डाल दूंगा कि यार ये नंबर है, इसको कम से कम देख लो। तो कम सामने पड़ा होगा तो उसको टेम्पटेशन होगी कि यार ये नंबर है, ढूंढेगा आज 50 में से, चलो ये 6 को देख लो या 4 को देख लो, ये कर, तो एक स्टेप और हो जाएगा। अगर वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि जैसे क्लास खत्म होगी वहीं पे उसको शो कर दूंगा, मतलब आखिरी स्टेप। तो इससे क्या हो रहा होता है, होता है, और आपको रीडिंग का मौका नहीं मिलता। वहां पे रीडिंग करने का, घर पे करोगे तो आप क्या करोगे, रीड करोगे। आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो आप वहीं पे हैंडल करोगे। एनीहाउ, तो मैं अभी दे रहा हूँ कॉपीज। नीड फुल पार्टिसिपेशन, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। एक एक पॉइंट पे मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा, आप उसको रीड करें, अटेम्प्ट करें, एंड देन इसके बाद हम उसको अटेम्प्ट करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। क्योंकि असल में देखिए कंटेंट्स जो है वो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सिर्फ एक ही जगह पे फर्क है आपका। तो ओपनिंग के अंदर तो कोशिश कीजिएगा कि सवाल के दौरान जो है सिर्फ रेलेवेंस हो जाए, ताकि सबको बात समझ में आ जाए और मुझे समझाने में भी जो है कुछ इंटरेस्ट हो जाए। सवाल का मैश लिमिटेड, MASH। अभी दे रहा हूं हैंडआउट, फोटोकॉपी के लिए गया हुआ है वो। स्टेटमेंट ऑफ यार ये थोड़े थोड़े दिन, ये तो बाकी बोले थे थोड़े दिन थोड़े इतने, चलो एक मिनट मुझे एक दे दो।
for the year ended 31st December for the यहाँ तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कम से कम 10 लाइनें, हो सकता है 11 12 भी हो जाए, लेकिन हम उसको देख लेंगे। पीछे रख लो और थोड़ी सी यार, एक हैंड आउट यहाँ पे आप मिल गया। बाकी एक्स्ट्रा वहां रख लो पीछे, और स्टूडेंट्स आएंगे ना। नहीं, बस हो गया इनका, बाकी पीछे रख लो ताकि अभी और वीआईपीस आएंगे। आते रहेंगे आप, और ना बोला करो फिर कहीं बुरा मान जाएंगे तो फिर नहीं।
वीवी भी आएंगे, वो थोड़ा सा 1 घंटे के बाद आएंगे। वो देखेंगे कि आप लोग क्या कर रहे हो। मेरे पास एक सेक्शन है, उसमें मुसलसल जो है ना वो पीछे रो पे इसी रूम में बैठते हैं, तो उनकी तरफ मेरी हिम्मत भी नहीं होती मैं देखूं, ठीक है ना, क्योंकि वो इतने वीआईपी हैं कि उनको देखने से भी जो है मुझे डर लगता है, ठीक है ना। ओके, नहीं नहीं नहीं, मैंने मना किया हुआ ना बोलो। ओके, आइए, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, ये दो बैलेंसेस दिए हुए, और सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट, बॉट प्लांट हैविंग फेयर वैल्यू ₹1 million एंड इशूड, ये हमारे एग्जाम का भी पॉइंट है एक सवाल के अंदर, और अक्सर स्टूडेंट की क्वेरीज यहाँ पे रहती हैं। तो इसकी मुझे एंट्री बताइए कि इसकी एंट्री क्या होगी, और फिर हम इसका इम्पैक्ट लेते हैं। या इसको एक बताइए, एक मिनट, एक 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 करके, यस रेज योर हैंड, कोई बताना चाह रहे हैं? हाँ बोलो। प्लांट डेबिट बाय 1 million, शेयर कैपिटल बाय, नहीं 9 लाख तो हो गया, और बाकी 10,000। आखिरी सेंटेंस पढ़े ना, आखिरी में जो लिखा हुआ है इन सेटलमेंट, इसका मतलब यह है कि ये फुल एंड फाइनल को कैश वैश नहीं दे रहा, वरना फिर हम कहते हैं कि एंड बैलेंस इज पेड इन कैश इन सेटलमेंट। तो इसका मतलब है कि 1 million के अगेंस्ट में 900,000 रुपीज का पार है, और बाकी प्रीमियम नहीं होगा, प्रीमियम होगा ना, बाकी प्रीमियम होगा, क्रेडिट में आ रहा है ना। अच्छा, अगर अगर एग्जाम में किसी ने सर लाख, हैंडआउट सेंड कर दें ग्रुप पे। अच्छा मैं कर रहा हूं। अच्छा, एग्जाम में अगर किसी ने जो है इत्तेफाक से बैंक ले लिया होता तो ब्लंडर नहीं है, ऑल्टरनेटिवली कुड बी एक्सेप्टेड। तो याद रख लें कि एग्जाम में, देखिए आपकी जो एंट्री है अगर बैंक क्रिएट कर रहे हो तो लॉजिकली गलत नहीं है, तो अगर कोई एंट्री लॉजिकली सही होती है तो एग्जामिनर के पास मॉडल सॉल्यूशन में होते हैं कि एक से ज्यादा सॉल्यूशंस रखते हैं। तो आप अगर बैंक कर रहे हो तो बैंक गलत नहीं है, प्रेफरेबली हम क्या करें, और एग्जाम में भी जो सवाल आया था उसने भी शेयर प्रीमियम को ही रखा था, ठीक है ना। तो आप अपना जो है एग्जाम में बस करके आ जाया करें। और अब मैं किस में शेयर करूं? हाँ, नहीं कम्युनिटी तो है, वो काफी सारी कम्युनिटी है ना यहाँ पे। एक मिनट बस, छोड़ दो माशाल्लाह को, माशाल्लाह लगेगा तो फिर मसला खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट में करता हूँ जी, इसकी पोस्टिंग ले लें शेयर प्रीमियम के साथ। और क्योंकि थोड़ा सा अगर कंबाइंड है ना ये और रिवीजन है, तो कोशिश ये करें कि अगर जिसको आपस में ही बातें करनी है तो फिर बाहर बैठ के ठंडी हवा में करें, यहाँ पे बेकार में टेंशन में तो यहाँ कोई ना करें, ठीक है ना। यहाँ मुझसे आप बात करें, मुझसे समझें, आप समझने के लिए आए मुझसे, तो उसको कर लें। बाकी बात अगर ना करें तो मैं भी आपको इसमें कोई चीज और ऐड ऑन होगी तो वो समझाता जाऊंगा, तो आपको भी फायदा होगा और मुझे भी समझाने में मजा आएगा। बाकी जो है ये B2 C, तो मेरे ख्याल से ये आप अगर किसी और सेक्शन में नहीं आया, जी आप लोगों के पास हैंडआउट है पीछे।
ओके, तो क्या हुआ हमारा यहाँ पे शेयर प्रीमियम ₹100,000। तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है अगर इसका अकाउंट बना लें तो थोड़ा सा हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। शेयर कैपिटल का ब्रॉड डाउन 3 मिलियन, कैरिड डाउन जो है वो 4.4 मिलियन, और ये फिक्स एसेट्स के अगेंस्ट की वजह से ₹900,000, और दूसरा जो है शेयर प्रीमियम is ₹1 million, carried down is 1.2 million, फिक्स एसेट्स की वजह से ₹100,000, और वन ऑफ द मेजर अकाउंट दैट इज फिक्स एसेट्स। अच्छा, अगेन मेरा सवाल यहाँ पे वही होगा कि इज दिस कॉस्ट और बुक वैल्यू। इस सवाल में कॉस्ट और अलाउंस अलग अलग दिया हुआ है। जब कॉस्ट और अलाउंस अलग अलग दिया हो तो अलग अलग बनाना चाहिए, तो फिर हम कॉस्ट और अलाउंस अलग अलग बनाएंगे। तो फिक्स एसेट्स कॉस्ट, तो कॉस्ट का ब्रॉड डाउन इज ₹755,000, कैरिड डाउन जो है वो 10,660, ब्रॉड डाउन जो है रुपीज 1750, carried down is ₹2,600,000। अच्छा, इसके साथ जो है, अच्छा पहले हम इसको कंप्लीट कर देते फिर हम नीचे, और आज जो है इसकी पोस्ट, ये प्लांट आपका एडिशन हो गया, एडिशन थ्रू कैपिटल के थ्रू आई है ₹1 मिलियन। अच्छा, जो पीछे की जो दो रोज हैं उसमें से कोई जवाब आ जाए मुझे कि इस प्लांट का या शेयर कैपिटल का कैश फ्लो में कहा, अभी कोई यहां से नहीं जवाब दे, यस, इसका इंपैक्ट मैं कहां लूं इस एंट्री का, इसका इंपैक्ट कहीं पे भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। तो इसके रेस्पेक्टिव अकाउंट में तो आ गया ना, ये एडिशन में और फिक्स्ड एसेट्स में आएगा, ना ये इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल में आएगा क्योंकि उसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है। जैसे हम बोनस शेयर्स की कोई एंट्री नहीं करते थे और ये वो, तो इसकी कोई एंट्री कैश फ्लो में नहीं आएगी, अकाउंट्स के अंदर चले गई। इस सवाल के अंदर और बड़े कंटेंट्स हैं। अच्छा, फिर इसके बाद तो फिर हम एडिशन के अंदर जो है वो सिर्फ 1 लाख ही दिखाते ना। तो अच्छा, दूसरा ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई और कैपिटल अकाउंट के अंदर कोई इंपैक्ट आया है क्योंकि बोनस शेयर्स वगैरह भी मुझे नजर नहीं आ रहा। तो बाकी जो मेरे पास डिफरेंस बचा, ये थ्रू बैंक हो जाएगा, और इसमें जो अमाउंट आ रहा है वो 100,000 का, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, इश्यूएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। एग्जामिनर को फिर भी अगर बताना चाहें तो आप बता दें 500,000 प्लस 100,000
जी क्लियर है ये बात। अब इसी तरीके से ये लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट में एडजस्ट हो कुछ भी हो, तो ये एक एंट्री मैंने आपको शेयर कैपिटल के साथ एसोसिएटेड ये बता दी। अच्छा, अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट का अकाउंट तो बनेगा ही। तो फिलहाल मैं इसका बैलेंस रख के आगे बढ़ता हूं। अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन इज 6 नहीं 2 3 ओके। फिर मैंने आपसे कहा था कि जो अब मैं आपको यहां पे हम फिक्स एसेट्स को देखते हैं, कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट दो अकाउंट, वन इज सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ब्रॉट डाउन rupees 800,000 and carried down is rupees 100,000, 1 million. अच्छा, अगर मैं एडजस्टमेंट नंबर 3 को पहले उठा लूं और फिक्स एसेट्स को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि हमारे पास यहां पे फिक्स एसेट अकाउंट ओपन है। अच्छा, नॉर्मली आपके पास सवाल में वर्क इन प्रोग्रेस नहीं दिया हुआ होता, तो इसके लिए स्टूडेंट्स के जहन से जो है वो ओझल हो जाता है। तो देयरफॉर मैं इसको फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस इसको जो है वो ब्लू पेन से बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। ये कोई मुश्किल नहीं होता। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कंटेंट्स में ब्लैक से इसलिए लिख रहा हूं कि आपको नजर आने में कोई प्रॉब्लम ना है। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की मूवमेंट क्या होती है? बैलेंस ब्रॉट डाउन रुपीज 200,000, देन इसके बाद एडिशन और ट्रांसफर टू फिक्स एसेट्स एंड देन कैरी डाउन, ये आ जाएगा। तो ये नॉर्मली जो है ये आपकी मूवमेंट इस तरीके से होती है। अच्छा, सरप्लस। अब हम एडजस्टमेंट नंबर 3 को देख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर अफेक्टेड, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस अफेक्टेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नंबर ए, फिक्स एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 700,000 हैविंग बुक वाज एक्सचेंज। देखिए, मैंने आपको कई दफा कहा कि अगर हम कोई चीज खरीद रहे हैं उसके अगेंस्ट में पेएबल है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर कोई हम एसेट्स बेच रहे हैं उसके अगेंस्ट में रिसीवेबल क्या होगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा। तो यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो एवरीवन इज रिक्वेस्टेड कि इस पेज के बैक साइड पे इसकी डबल एंट्री बनाइए ऑफ ए। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं तो उसको बनाइएगा ताकि आपको स्पीड भी हो जाए आपकी और परफेक्शन भी जो है वो आपकी होना शुरू हो जाए, और आपकी ये क्वेरी ना हो कि सर हमें तो कैश फ्लो में कुछ समझ में नहीं आया। जी दोबारा कंफर्म कर लें, C1 मैं भेज दिया मैंने हैंड आउट। ठीक है। जी कौन बता रहा है इसकी एंट्री? रेज योर हैंड। डबल एंट्री कोई बताना चाहे एडजस्टमेंट नंबर 3A की। आपने बनाया नहीं है, वैसे तुक्का मार रहे हो, मारो।
एसेट्स डेबिट न्यू एसेट्स डेबिट बाय कितने से 1.2 मिलियन से। बट अब कैलकुलेट करोगे, चलो जिसने बना लिए वो बताते हैं, वो असल में अब आप यहाँ पे कैलकुलेट करो इतनी बड़ी क्लास में जो ना वो टाइम फिर लग जाता है। यस बताइए जिसने बना ली हो। लॉस डेबिट होगा बाय जी आगे अब क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर है तो हम इसको कॉस्ट और अलाउंस को भी अलग अलग कर रहे होंगे। देना कितना था आपको? ट्रेड अलाउंस वाज एग्रीड 375। तो अब देना कितना है जो बैलेंसिंग फिगर आएगी? $775,000। अच्छा इसको यूं भी वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने नया एसेट कितने का खरीदा है और हमारा ट्रेडिंग अलाउंस कितने का लगा है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालें। 825 इतना देना था, उसमें से हमने 50,000 अभी तक नहीं दिया, तो बाकी का जो 75 जो है हमने पे कर दिया। अब इसका ट्रीटमेंट जो है वो जरा देख लें। अच्छा चले मैं 1 मिनट के लिए मुझे बताइए यहां पे कैश फ्लो में इस एंट्री की अमाउंट कितनी आएगी? कैश फ्लो में सिर्फ 775 की, क्योंकि जब आपने एंट्री बना ली ना तो आपके सामने कैश वाजे तौर पे आ गया। तो वरना पता है क्या स्टूडेंट, अगर आप एंट्री नहीं बनाओगे तो कुछ एडिशन की अमाउंट ले लेगा 1.2 मिलियन, कोई कुछ ले लेगा कोई कुछ ले लेगा। तो जब भी आपके पास एक्सचेंज की एंट्री हो किसी भी टॉपिक में, नॉट ओनली दिस, किसी भी टॉपिक में, इवन टॉपिक में भी हो, तो आप क्या करें, इसकी डबल एंट्री बना के फिर पोस्टिंग लें, आपकी गलती हट जाएगी। ठीक है ना। तो फिक्स एसेट्स के अकाउंट में आपका एडिशन हुआ है, एडिशन थ्रू एक्सचेंज रुपीज 1.2 मिलियन, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज रुपीज 700,000, फिर अलाउंस के अंदर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज रुपीज 290, लॉस ऑन डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज रुपीज 35,000, और एडिशन टू फिक्स एसेट्स ब्रैकेट में लेता हूं रुपीज हाउ मच 775। और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हो गया एसेट्स में अलाउंस की पोस्टिंग हो गई, ओल्ड को क्रिएट कर दिया और बैंक को क्रिएट कर दिया। असल चीज ये है जी, बताइए इसको क्या करें। जो पास पेएबल का जो बैलेंस पड़ा हुआ है, जो क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, उसमें से ये अमाउंट माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ये याद रखना है। तो क्लोजिंग बैलेंस जो आपके पास पड़ा हुआ है ये वाला, तो यहां पे आप देखें क्रेडिटर्स एंड अदर पेएबल, ये एग्जामिनर को आजकल इतना पसंद है कि हर सवाल में जो है इसको वो इनकॉर्पोरेट करता है। तो क्रेडिटर्स एंड अदर पेएबल, क्या जो बैलेंस ओपनिंग दिया हुआ था या क्लोजिंग जो दिया हुआ है वो 300 है,
उसके अंदर कितना शामिल है ये अमाउंट? 50,000। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 50,000, फिर आप करोगे माइनस 2,10,000, 40,000 से इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज हुआ तो ये प्लस में आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? ये बात एक्चुअली आपका एडिशन यहां पे होना कितना चाहिए था? 825 का, 825 का। अगर चाहे तो एम्फेसिस के लिए आप यहां पे भी दिखा सकते हो 825 माइनस 50 इज इक्वल टू 775। तो ये पेमेंट में भी नहीं आएगा, और जो पेएबल है उसमें से भी ये एडजस्ट हो जाएगा। नहीं, वही होता है कि पुरानी एसेट्स की उसने वैल्यू कितनी लगाई है, वो होता है उन दोनों का डिफरेंस का, और जितनी वैल्यू लगाई उन दोनों का डिफरेंस हुआ तो हमारा गेन और लॉस आता है। ओपनिंग बैलेंस, एडिशन थ्रू कैपिटल, देन एडिशन थ्रू एक्सचेंज, एडिशन थ्रू एक्सचेंज, एडिशन में तो 12 आ जाएगा ना, न्यू, और गया कितने का? 700। और अगर आप दोनों को नेट करके दिखाना चाहें तो दोनों को नेट करके दिखा दो। नहीं, हम वो तो नहीं दिखा रहे ना, हम तो एसेट्स के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो एसेट्स कितने से डेबिट हो रहा है? एसेट्स के अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं ना। मैं समझा कि आपने IAS 16 पढ़ लिया है। क्योंकि ये, यस, इनका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये यहां से 50,000 माइनस क्यों करना है, इसकी लॉजिक क्या है? पे तो ये भी नहीं हुआ। मेरी जरूरत है, सुन लो। एक मिनट, एक मिनट, सही कह रहे हो। यहां पे मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट मेथड में हम 3 एडजस्टमेंट्स करते हैं। नंबर 1, नॉन कैश आइटम, अदर आइटम्स, और एक्रूअल और प्रीपेमेंट्स। यहां पे सिर्फ वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज आएगी जिसका ताल्लुक एक्सपेंस और रेवेन्यू के हेड से होगी। तो ये जो पेएबल है वो किसके हेड के अगेंस्ट में है? फिक्स्ड एसेट्स के अगेंस्ट में। इसलिए यहाँ पे इसके इंक्रीज और डिक्रीज में नहीं है। 50,000 रुपए इस प्रॉफिट को एडजस्ट थोड़ी कर रहा है, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी एक्सपेंस और रेवेन्यू से नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। वो तो इसका मतलब है क्रेडिटर्स जो है वो तो है ही ना, तो क्रेडिटर्स के अंदर तो वो परचेज के अगेंस्ट में, एक्रूड एक्सपेंस के अगेंस्ट में, वो तो शामिल रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ कौन सी आइटम जिसका ताल्लुक एक्सपेंस और रेवेन्यू से नहीं होगा वो यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर आ जाइए नंबर बी पे। Another assets costing rupees 200,000 having book value rupees 40,000, having book value, sorry, having rupees 40,000 book value was sold for rupees 35,000. This asset was previously revalued and surplus thereon at the time of disposal was rupees 10,000. अब फिर वही वाली बात यहाँ पे ऐड कर दी। स्टिल रिसीवेबल वो किसका आ गया? पेएबल का। ये किसका आ गया? रिसीवेबल, ताकि आपकी दोनों केसेस कवर हो जाए और ये रिपीट हो जाए। एनीथिंग विच इज रिसीवेबल एंड पेएबल अगेंस्ट द एसेट्स वो यहाँ पे शो नहीं होगा। अच्छा, इसकी भी अगर आप एंट्री बना के कर लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? यहाँ पे अनदर एसेट्स, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो डेबिट हो जाएगा 160,000, बैंक डेबिट बाय 25, having book value this asset was previously, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, तो बैंक डेबिट, अच्छा 10,000 रुपए बाकी, 25,000,
अदर रिसीवेबल, लॉस 5000, नहीं उसको अलग से, और नहीं उसको अलग से, और एसेट्स क्रेडिट करते हैं उसको। अब मैं इतना भी तेज नहीं हूं कि दो दो एंट्रीज को मिला के करूं, ठीक है ना, थोड़ा मेरा भी ख्याल रखो। तो सरप्लस की एंट्री ना अलग से बना लिया करो, इसके साथ ना मर्ज करो डिस्पोजल के साथ। जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, डिस्पोजल ₹160। फिर बैंक डेबिट, सेल्स प्रोसीड, टोटल कितने में बिका था? 35 में। 10,000 नहीं मिले, अगर ये यहां से एडजस्ट होगा तो फिर वहां से भी एडजस्ट होगा, ठीक है ना। तो कितना पैसे मिले? 25,000। फौरन जाके मैं यहां पे, ये किस रिसीवेबल में पड़ा होगा? एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल। तो आपके पास कैरी डाउन का जो फिगर था वो था 160, उसमें से 10,000 लेस हो गया। अब आप उसमें से ओपनिंग बैलेंस माइनस करते हैं, ₹150। तो ये अल्टीमेटली जीरो इंपैक्ट हो गया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, और ये एडिशन और डिस्पोजल दोनों में मैंने ये फिगर डाल दी है, ठीक है। अब अगर याद ना आए आपको एग्जाम में तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन अब यही हल हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई हल बचता नहीं है। हाँ, अभी ले रहा हूँ, अभी ले रहा हूँ। तो बाकी हमने ये किया कि ये आ गया एक्यूमुलेटेड बैंक का हो गया। लॉस जो है वो आप चाहें तो इन दोनों को ऐड करके दिखा सकते हैं। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ₹10,000, 5,000। अच्छा, और फिक्स एसेट्स इज क्रेडिटेड, डिस्पोजल नॉर्मल है ये, ₹200,000। फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि ये जो एसेट्स आपका बिका है उसके ऊपर सरप्लस देयर ऑन वाज ₹10,000, उसकी एंट्री क्या होती है? अगर जो डिस्पोजल पे सरप्लस अकाउंट इज डेबिटेड एंड रिटेन अर्निंग इज क्रेडिटेड, तो रिटेन अर्निंग के अंदर जो है वो सरप्लस की वजह से ₹10,000, और सरप्लस अकाउंट इज डेबिटेड 10,000। मैंने कहा था ना कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की नॉर्मली ट्रांजैक्शंस नहीं दी हुई होती हैं, तो इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा याद नहीं रहता। अब आ जाइए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, एडिशन टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज 320,000, और क्या कह रहे हैं इसमें से 60,000 जो की आउटस्टैंडिंग है। तो एडिशन, तो थ्रू कैश, ₹260 कैश के थ्रू, और अदर पेएबल 60,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी एडिशन में आ जाएगा, ₹260, और अदर पेएबल में हम जज्बाती होके यहाँ पे सिर्फ 50 से ही कर दिया था, ये भी माइनस होगा। तो ये हो गया आपके पास 110 माइनस हो गया 190 माइनस दिस, तो 20,000 रुपीज से डिक्रीज हुआ है, 20,000 से डिक्रीज हुआ है, तो ये माइनस में आ जाएगा। बिल्कुल वही वाला फिक्स एसेट्स वाला ट्रीटमेंट, ये भी तो फिक्स एसेट्स है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जैसे हमने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसे ही हमने यहां पे भी जो है इसका इंपैक्ट ले लिया।
अच्छा, फिर ये क्या कहता है, इसका जो डिफरेंस आया वो ट्रांसफर टू फिक्स एसेट्स कितना 120। 120 का डबल एंट्री क्या बनेगी, फिक्स एसेट्स डेबिट, तो ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से 120 का ये इंपैक्ट आ गया, तो ये अकाउंट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद ये अकाउंट 1,01,210,000 क्या है ये, अपर डिवैल्यूएशन, क्या एंट्री होगी, फिक्स एसेट्स डेबिट, सरप्लस अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो सरप्लस की वजह से कितना 210, ये कंप्लीट हो गया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हो गया। अब मेरे ख्याल से फिक्स एसेट्स में, अच्छा आखिरी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग हैविंग बुक वैल्यू रुपीज, नहीं बल्कि इसको अभी जज्बाती नहीं हो, अभी एक एंट्री रह गई है। अच्छा, लैंड बिल्डिंग हैविंग WDV rupees 1.2 million was revalued at rupees 1.7 million, which was previously impaired by rupees 170, 150। बताइए इसकी क्या एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग इज डेबिटेड बाय रिटेन अर्निंग by rupees 150 and surplus जी पढ़े इसको, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट बाय 500,000 और रिटेन अर्निंग इज क्रेडिटेड बाय, जो जितना पहले अपवर्ड हुआ होगा तो ये दोबारा आपका क्रेडिट हो जाएगा, और सरप्लस देखिए, अब आप देखिए इससे ज्यादा और कॉम्प्रिहेंसिव जो है कंटेंट्स इसमें नहीं हो सकता था, तो कोशिश की है कि सारी चीजें जो है इसमें कवर हो जाए। तो क्या हुआ, अपवर्ड रिवैल्यूएशन कितने से हुआ, ये सरप्लस के अंदर 350, एक मिनट बेटा एक मिनट, पहले इसको कंप्लीट कर ले, तो 350 लैंड एंड बिल्डिंग, एक मिनट, अच्छा इसको हटा दें, ये आ जाएगा सरप्लस में रुपीज 350, और लैंड एंड बिल्डिंग में मैं सरप्लस की वजह से नहीं, बल्कि नहीं, लैंड एंड बिल्डिंग में 500, बिल्डिंग में जो है वो 500 का, और रिटेन अर्निंग में जो है रुपीज 150 का, सरप्लस में नहीं, रिटेन अर्निंग। और सरप्लस अकाउंट जो है वो 350 हमने क्रिएट कर दिया। अभी एक मिनट, वो अगली एडजस्टमेंट है ना, मैं इतना तेज हूं, थोड़ा सा एक एक करके एडजस्टमेंट, स्लो स्लो। कौन सी, ये वाली, ये हमने शुरू में देखा था कि अगर देयर आर टू टाइप ऑफ रिवैल्यूएशन, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन एंड सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। अगर पहले किसी का डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ हो और सब्सिक्वेंटली जो है उसका अपवर्ड रिवैल्यूएशन हो जाए,
तो हमने पहले जितना डाउनवर्ड क्या होता है उसको रिवर्स करते हैं, तो उसको हमने रिवर्स करना है। तो पहले प्रॉफिट लॉस अकाउंट या रिटेन अर्निंग में चुका होगा उसको हमने रिवर्स किया, और हमारा अपवर्ड जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 500 का हुआ है। तो बाकी का जो अमाउंट है वो सरप्लस में चले गया, तो हमने इसकी पोस्टिंग कर दी। इसको नाम कोई भी देते हैं, नाम उसको कोई भी देते हैं, हेडिंग के ऊपर कुछ नहीं है। आप उसको रिटेन अर्निंग में जो भी अल्टीमेटली जाना का है रिटेन अर्निंग में। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे जो है पर्पसफुली यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाज चार्ज टू रिटेन अर्निंग, अमाउंट नहीं लिखी हुई। तो फिर आपको क्लिक होना चाहिए, या तो बराबर वाले का इंतजार करेंगे एग्जाम में, या फिर आप थोड़ा सा फोकस करें। तो अगर हम फोकस करते हैं तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो डेबिट साइड पे आ रही है, और वो किस चीज की आ रही है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। वन जी, ठीक है। अब बताओ, एक मिनट, आप काफी देर से परेशान थे इंक्रीमेंटल के लिए। क्या? सॉरी सॉरी, ऐसी चीजें कुछ बताई नहीं ना बेटा। अगर आपको उसके बारे में बता रहा होता तो इसका मतलब है कि जो आपको अमाउंट दे रहा है वो रिड्यूस फिगर दे रहा है इस वक्त, ये चीज। हाँ, तो आपको जो एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल जो जो फिगर्स है वो दे रहा है। ओके, अच्छा, आप उसकी बात कर रहे थे, आपका पॉइंट ठीक है। मतलब वो अगर कोई अपवर्ड के साथ जैसे हम इंक्रीमेंटल करते हैं तो डाउनवर्ड के साथ आपकी जो एडजस्टमेंट भी होगी, तो उसका जो रिमेनिंग, तो हम ये अज्यूम ये करेंगे जो ये जो बैलेंस दिया हुआ है वो रिमेनिंग बैलेंस है, उसी से हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो 140 जो है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, उसका इंपैक्ट यहाँ पे रिटेन अर्निंग में आ जाएगा। जी, अब जो इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी, एडिशन कैश कितना आ रहा है, 11, चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास टोटल एडिशन जो है वो ये आ जाएगा, तीनों को मिला के। क्या? कौन? मैं देखा ना, अब नहीं दी हुई, तो अब यहाँ पे ये अमाउंट बैलेंसिंग यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ डेबिट होने का मतलब अब क्या बचा, इंक्रीमेंटल। तो यही होता है ना, जैसे यहाँ बची हुई तो कुछ लिखा हुआ नहीं होता, तो हम क्या समझते हैं, अपवर्ड डिवैल्यूएशन। यहाँ पे ये है, क्या हम इंटरप्रेट करेंगे। ये एग्री करते हैं 1190 से? ओके, तो ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो चुका था जी। अलाउंस से क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,300,000। हाँ, सॉरी, आप तो दोबारा स्टोन एज पे ले गए मुझे। ये जो था कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस, 222, और डेप्रिसिएशन आ गया था आपके पास। अब मुझे बताइए कि आपको डेप्रिसिएशन के मैक्सिमम कंटेंट्स कवर हो गए, ठीक है ना, रिवैल्यूएशन, डिस्पोजल, एक्सचेंज,
फिर इसके बाद अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर इसके बाद पेएबल रिसीवेबल। आई ट्राइड कि हर से जो जो एलिमेंट्स था वो सारा यहाँ पे कवर हो जाए। तो इस छोटे से पॉइंट से आपके तकरीबन रीवैल्यूएशन मतलब फिक्स एसेट्स की मैक्सिमम कंटेंट जो है वो मैंने कवर कर लिया। तो यहां तक जो है मैं पिक्चर बना के शेयर कर देता हूं, ताकि आपको अगर जिसको नजर नहीं आया तो वो भी देख लीजिएगा। और ओके, अब मैं ये अकाउंट मिटा देता हूँ शेयर कैपिटल का, क्योंकि मैंने ग्रुप में शेयर भी कर दिया है, कवर भी हो गया हमारा ये फुल्ली। शेयर प्रीमियम भी कवर हो गया है, फिक्स एसेट्स भी कवर हो गया और डेप्रिसिएशन भी कवर हो गया है। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी और ये एंट्रीज भी। ओके, शेयर कैपिटल हो गया, शेयर प्रीमियम हो गया, अनएप्रोप्रिएट प्रॉफिट को हमने भी पेंडिंग रखा हुआ है, अगर देख लेंगे एंड में जाके। सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन लॉन्ग टर्म लोन, तवज्जो के साथ, लॉन्ग टर्म लोन में एज सच कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना आ गया, एंड लॉन्ग टर्म लोन पेड रुपीज इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। अच्छा, ये बिल्कुल वही एडजस्टमेंट है जो हमने पास में एक सवाल में की थी। जी मुझे बताइए, तो लॉन्ग टर्म लोन का अकाउंट बना ले। साथ ही साथ इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट भी बना ले। नीड योर पार्टिसिपेशन, यस, एक साथ बता दें। हाउ मच इज योर ओपनिंग बैलेंस? हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस? हाँ हाँ हाँ, तो एक आध बंदा जो है वो जागते हुए, अच्छा चलो मैं भी बता दूं 550, ठीक है ना। हाँ, तो ये ना करे ना, इसीलिए तो मैं जगा रहा था सबको। तो मैंने कहा था कि करंट मैच्योरिटी को भूलना नहीं है। तो ये हो गया 760,000।
200 है। ओके, और कैरी डाउन जो है वो आपके पास लॉन्ग टर्म लोन 400 और 150। तो ये पहला पॉइंट तो आप इसको रिकॉल, मैंने ये करवाया है। दूसरा आपसे ये कह रहे हैं कि नंबर 5 के अंदर के इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ₹85,000। तो इंटरेस्ट चार्ज टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो एक्सपेंस इज ₹85,000। ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन पेड ₹470 विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड। तो पेमेंट की अमाउंट कितनी आ जाएगी कैश क्रेडिट और ₹470 माइनस हाउ मच? यस, वीआईपीस। अच्छा नहीं, मैं आपकी तरफ देख नहीं सकता सर। यस, कितना इंटरेस्ट पेड? मैं चाह रहा हूं कि हाँ ये आवाज आई ना, बस यहां पे जाके खुशी होती है। 85 एक्सपेंस है बेटा, पेड की फिगर नहीं है, तो पेड की फिगर निकालनी पड़ेगी, इसलिए तो मैं इंतजार कर रहा हूं। नॉट 85। आप क्या करोगे? अच्छा, ये क्या, ये इसमें से 85 तो एक्सपेंस की फिगर है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब सुन ले, अब कि इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट क्या बताया था आपको। जब भी इंटरेस्ट दिया हुआ होगा, एक्सपेंस या इनकम, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर एक्सपेंस है, फॉरन इंटरेस्ट एक्सपेंस यहां पे ऐड होगा, इंटरेस्ट पेड यहां से माइनस होगा। फिर हमने कई दफा देखा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेड की फिगर दोनों हो भी सकती है और नहीं भी। सेम कब होगी? कि जब पेएबल ना दिया हुआ हो। जब पेएबल दिया हुआ है तो सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको यहां ऐड करना जरूरी है। अब मैं जाऊंगा कि मेरे पास क्या इंटरेस्ट पेएबल दिया हुआ है, तो द आंसर इज यस। तो फिर मैं इंटरेस्ट पेएबल का अकाउंट जो है वो 45 एंड ₹60,000, 70,000 जो है वो पेड है। तो 70,000 जो पेड है, एक तो मैं यहां पे ले लूंगा, और इसका मतलब यह है कि जो मैंने लोन पे किया था उसमें से 70,000 जो है वो इंटरेस्ट का अमाउंट था, तो 4 लाख रुपए जो है वो लोन की अमाउंट पे की थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लोन रिसीव तो लोन रीपेड 400,000 एंड लोन रिसीव 200, और इंटरेस्ट का भी ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलो, अच्छा वहां से आ जाइए आप। ये एक अकाउंट हमारी नॉर्मली क्लास में नहीं आया हुआ होता, तो मैंने यहाँ पे स्पेशली रखा हुआ है ग्रेजुएटी का ट्रीटमेंट जो है, क्योंकि ग्रेजुएटी जो है वो लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है। तो इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आपका टैक्स वगैरह का होता है या इंटरेस्ट वगैरह का होता है। जैसे इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट होता है, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रेजुएटी का भी ट्रीटमेंट आप करेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएटी पेएबल जो है उसको इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज में नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो देयरफॉर, लेकिन है तो ये इस एक्टिविटी का पार्ट। तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटरेस्ट की तरह, बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह। तो हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस को और पेड को अलग से दिखा देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। तो कहीं पे आप नोट कर लीजिएगा, द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेजुएटी विल बी सिमिलर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस, विल बी सिमिलर टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो क्या करोगे, ग्रेजुएटी एक्सपेंस को ऐड कर दोगे, और ग्रेजुएटी पेड को यहां पे ले लोगे।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका भी अकाउंट बनेगा, प्रोविजन फॉर ग्रेजुएटी, provision of gratuity brought down is 200, carried down to 20, और एडजस्टमेंट नंबर 9 वो कह रहा है कि ग्रेजुएटी पेड जो है $250, तो 50,000 जो है वो एक्सपेंस था, तो ग्रेजुएटी एक्सपेंस जो है वो यहां पे आ गया ₹50,000, और ग्रेजुएटी पेड जो है ये आपके करंट पास पेपर्स में कहीं पे भी ग्रेजुएटी का टाइटल नहीं दिया हुआ, लेकिन क्यों ना दे इसकी कोई वजह नहीं है, तो इसके लिए हमने एहतियातन एक दफा इसको कर लिया है, तो अगर फिर भी आ जाता है तो आपको ये कवर हो गया। असल में अगर हर सवाल में डालता ना तो जो कि जिसकी इंपॉर्टेंस है नहीं, और हर सवाल में आप कंफ्यूज होते रहते, तो इसके लिए मैंने इसको हर सवाल में नहीं डाला। यस, क्रेडिटर्स एंड एक्रूड एक्सपेंसेस हम ऑलरेडी यहाँ पे डील कर चुके हैं। अगर मैं 60,000 को यहाँ पे ले लूं, ओके, देन इसके बाद करंट मैच्योरिटी हमने ले लिया, इंटरेस्ट की बात हो गई, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर मैं एडवांसेस डिपॉजिट्स एंड अदर रिसीवेबल्स जो हैं उसमें अगर कहीं एक नीचे नोट लिख देता, सिर्फ वर्बली हम कर लेते हैं, अगर मैं नीचे नोट लिख देता कि दिस एडवांसेस डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट इंक्लूड्स एडवांस इनकम टैक्स, तो फिर क्या करता कि यहां से मैं माइनस कर देता और फिर इसका टी अकाउंट बन जाता, और ये टी अकाउंट के अंदर एडवांस जो है वो ब्रॉड डाउन यहाँ पे आ जाता, ठीक है ना। तो जब भी आप ये अकाउंट बनाएंगे मैं इसके फॉर्मेट के अंदर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन डेबिट भी हो सकता है। तो प्रोविजन हम बताएं, तो रिकैप इसीलिए करा रहा हूँ ना, तो आपका प्रोविजन का ब्रॉड डाउन, लेकिन अगर कभी एडवांस का ब्रॉड डाउन दिया हो तो वो यहाँ पे आ जाएगा, और एडवांस का कैरी डाउन दिया हुआ हो वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर उसने बैलेंस शीट के फेस पे अलग से दिया हुआ है फिर तो कोई मसला नहीं है, और अगर उसने किसी फिगर के अंदर शामिल कर दिया है, अगर किसी फिगर के अंदर शामिल कर दिया है तो ये यहां तो आ जाएगा और फिर उस फिगर में से भी माइनस हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे नहीं दिया, ओके। तो प्रोविजन का नेट फिगर, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेट, इसका मतलब कि एडवांस टैक्स से नेट होने के बाद का फिगर है, कैरी डाउन इज 130, और एडजस्टमेंट नंबर 7 के अंदर कह रहा है कि पेड जो है, बड़ी मजे की फिगर आई है, $420, हाँ इनकम टैक्स पेड इज 410, और इनकम टैक्स एक्सपेंस जो है 420। मेरी कल रात को जो है एक मेरे कोलीग हैं वो अमेरिका के अंदर है,
तो बहुत बड़ी कंपनी है, बोलते हैं हमारे पास बहुत सारी उसके अंदर ग्रुप के अंदर कंपनीज हैं और वो टैक्स का हेड है वहां पे। तो काफी लंबी बात हो रही, तो उसने कहा कि सर वो यहाँ जो ना कोई टैक्स देने के मूड में नहीं होता। तो मैंने कहा यहाँ पे कोई फर्क है क्या? तो मैंने कहा कि टैक्स का जो है तो वो प्रॉपर्टी के उसका बिजनेस है बहुत बड़ा। तो क्या था कि सर वो डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो प्रॉपर्टी का वहां किंग है, तो बता उसका भी टैक्स हम ही देखते हैं। तो बोलता कि वो भी जो है वो जितनी भी इनकम कमाता है, अच्छा ये नहीं होता कि वो चोरी कर रहे हैं, वो करते क्या है कि इसको कहते हैं टैक्स सेविंग और टैक्स इवेजन। तो वो टैक्स सेविंग कर रहे होते हैं, और टैक्स सेविंग के जो प्रोसीजर्स हैं वो इस तरीके से कर रहे होते हैं कि फिर उससे इसकी सब्सटेंशियल सेविंग हो रही होती है और टैक्स वो लोग नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पूरा एक प्लान बनाते हैं और उसके थ्रू जो है वो टैक्स सेविंग के अपॉर्चुनिटीज वो निकाल रहे होते हैं। असल में वो टैक्स उसके ऊपर लगता है ना जिसकी इनकम हो। तो वैसे भी आपको होता है कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम, आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस आर एग्जेम्प्ट, सिर्फ रिटर्न सबमिट करना होता है, बाकी तो दे आर एग्जेम्प्ट। आप लोग पता नहीं फिर पढ़ते भी हो और अप्लाई करने भी नहीं आता। अगर कभी प्रॉफिट हुआ हो तो वो तो एज पर एनपीओ जो है नहीं हुआ ना, असल में मसला है ना, कभी अगर हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि उसका क्या करना है, ये तो अदरवाइज तो वेलफेयर का ही काम हो रहा है। तो अच्छा, डिविडेंड पेएबल, तो कभी कोई सवाल बच्चों को नहीं समझ में आता ना, तो मैं उस सवाल के नाम रख देता हूँ टीए से। आप यकीन माने हर पॉइंट जो है बच्चों को उसका समझ में आ जाता है, ठीक है ना। तो फिर तो क्या बात है, तो बस डिविडेंड पेएबल ब्रॉट डाउन ₹40,000 70,000। Next is 6 dividend paid during the year। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या करूं, इसका इंपैक्ट कितना लूं? यहां पे नहीं जाएगा, क्योंकि हमने हमेशा से या मैक्सिमम केसेस के अंदर अगर डिविडेंड पेएबल नहीं दिया होता तो हम वही डिविडेंड पेड को यहां पे रख लेते हैं। लेकिन अगर डिविडेंड पेएबल का अकाउंट दिया हुआ हो तो पेड की फिगर यहां पे नहीं आएगी, तो आपकी डिविडेंड पेड की फिगर यहां पे आएगी, जस्ट लाइक इनकम टैक्स पेएबल। तो डिविडेंड पेड 650, तो 680 इज दी एक्सपेंस जो कि रिटेन अर्निंग में जाएगा। तो यहां पे जो है डिविडेंड की फिगर जो है वो 680 जाएगी, 650 नहीं जाएगी। और डिविडेंड पेड जो है डिविडेंड पेड जो है रुपीज, डिविडेंड पेड इज 650। चले ये हो गया, चलते पहले वहां से फिर हम एंड में कर देंगे। यस, फिर इसके बाद जो है इस तरफ आ जाइए एसेट साइड पे। एसेट साइड पे फिक्स एसेट्स हो गया हमारा, पूरा वर्क इन प्रोग्रेस हो गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अब आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर है, तो बनाइए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट। क्या है एडजस्टमेंट नंबर 2? इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज
100,000 was sold for rupees 128. $100. अच्छा, investment property was bought during the year, so addition rupees 225. अच्छा, sale proceed of investment property 128, addition to investment property 225, यहां पे तो क्या हो गया? इम्पेयरमेंट। डेप्रिसिएशन का वर्ड यूज नहीं करें, इस कॉस्ट बढ़े ना, लेकिन उसको हम डेप्रिशिएट भी कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है कि हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं या इम्पेयर्ड कर रहे हैं, लेकिन ये वो वाला सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन की तरह नहीं। टाइटल आप बहरहाल कुछ भी दे दे, अल्टीमेटली कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज रिटेन अर्निंग। ठीक है ना? तो देयरफॉर नहीं है amortization। तो क्या हुआ ये यहां पे रिटेन अर्निंग में ये डेबिट हो गया, किसकी वजह से? डिक्रीज इन फेयर वैल्यू, डिक्रीज इन फेयर वैल्यू। तो यहां पे हाँ, तो आना तो ये यहीं पे है। देखिए यहां पे आपकी अजम्पशन होगी कि ये अब तक प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं हुआ हुआ। अच्छा, अगर नहीं चले आप ले लें इसको, यहीं पे ले लें, यहाँ पे, बल्कि ये ज्यादा बेहतर होगा कि मुझे तो मेरा मजा नहीं आ रहा, लेकिन आपके कहने पे लिख रहा हूं। डेप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी just like depreciation, just like depreciation। अब देखिए इसमें हार्डली कोई ऐसा कंटेंट होगा जो कि रह गया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो गई, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी हो गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस एक्सेट्रा। नाउ फिर आखिरी एक और चीज, बैड डेट्स। अभी आते हैं स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ट्वेंटी से डिक्रीज हो रहा है, ऐड हो जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा था कि डेटर्स का अगर ग्रेजुटी का अकाउंट हो गया हमारा,
ये हो गया, इंटरेस्ट का हो गया। ओके, डेटर्स का मैंने कहा था, अच्छा डेटर्स को पहले पढ़ लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बैलेंसेस 2021 एंड 2020 इतने हैं बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। तो मैंने कहा था जब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो तो मैंने कहा था कि प्रोविजन का अकाउंट भी बना लिया करें। तो हम दोनों अकाउंट बना लेते हैं, डेटर्स का भी और प्रोविजन का भी। अच्छा, अकाउंट रिसीवेबल का ब्रॉट डाउन 310 प्लस, हमेशा से जो है इसको ग्रॉस पे बनाएंगे तो 15 इसमें ऐड कर दें तो 325,000। इसी तरीके से बैलेंस कैरी डाउन इस क्लोजिंग आपके पास दिया हुआ है 360 प्लस 20 इज इक्वल टू 3। जब ज्यादा समझ में आ जाता तो मसला खराब हो जाता है। बेटा अभी वो -10 जो है ना वो तो हमारे मूवमेंट है ना, तो मूवमेंट को तो मूवमेंट में दिखाएंगे या क्लोजिंग में दिखाएंगे। ₹20,000। ओके, अब वो ये कह रहा है कि बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इज ₹30,000। तो क्या करें, 30,000 जब राइट ऑफ है तो रिटर्न ऑफ 30,000 और रिटर्न ऑफ 30,000। तो इसकी डबल एंट्री बनी आपके पास, प्रोविजन अकाउंट इज डेबिटेड, अकाउंट रिसीवेबल इज क्रेडिटेड। बैड डेट्स में भी हो सकता है, लेकिन मैंने कहा हमने प्रोविजन का अकाउंट बनाया हुआ है तो हम इसी में ही इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। अब आपके पास जो है इन दोनों का जो डिफरेंस है 50 माइनस 15 इज 35 इज बैड डेट्स एक्सपेंस, वो यहां पे आ जाएगा। और फिर इन दोनों का डिफरेंस जो है 85,000 से क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ है तो डेटर्स का नेट इंक्रीज हुआ 85,000 से इंक्रीज हुआ है तो ये माइनस में आ जाएगा और स्टॉक डिक्रीज हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होगा, इसका भी अकाउंट बनेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, अगर इसका रिसीवेबल का होगा उसका ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट, तो इंटरेस्ट इनकम का ट्रीटमेंट कैसे होगा, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। यहां इंटरेस्ट इनकम जो है वो यहां से लेस हो जाएगा और इंटरेस्ट रिसीव यहां से यहां पे ऐड हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव। तो आइए टी अकाउंट बना लेते हैं इसका। इंटरेस्ट रिसीवेबल ब्रॉट डाउन कैरी डाउन तो ये रिसीवेबल का ब्रॉट डाउन जो है 30,000 45,000।
अब देखिए यहाँ पे बहुत दफा गलती क्या होगी कि आप इनकम को जो है वो क्रेडिट साइड पे ले लोगे। आप हमें अपने जहन में एंट्री बनाया करें, क्योंकि एक्रूअल का अकाउंट है ना, इनकम क्रेडिट एंड रिसीवेबल इज डेबिटेड, कि हम ये रिसीवेबल का अकाउंट बना रहे हैं, इनकम का अकाउंट नहीं बना रहे। तो इनकम क्रेडिट एंड रिसीवेबल इज डेबिट, तो इनकम यहाँ पे आ जाएगा और कैश रिसीव जो है 50। तो देयरफॉर इंटरेस्ट इनकम इज 66,000 and interest received is rupees 51,000. एडवांसेस, डिपॉजिट एंड प्रीपेमेंट्स हम कर चुके हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जबरदस्त किस्म की एक एडजस्टमेंट है यहाँ पे, लास्ट एडजस्टमेंट। एक तो हाईली लिक्विड है, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाएगा। और फिर इसके बाद वो कह रहा है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज हाईली लिक्विड एसेट्स कॉस्टिंग रुपीज 20,000 सोल्ड फॉर रुपीज 32,000। जी किसी ने नेट प्रॉफिट निकाला है? कितना? 104 बस 45। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का इन द मीन टाइम हाँ एक मिनट 10 1 जी क्या हुआ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का बाइंग एंड सेलिंग का या एडिशन का, क्यों? क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सिर्फ हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग दिखा रहे हो, तो जो भी बाइंग एंड जो भी गेन और लॉस है वो इसके अंदर ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो याद रख लीजिएगा कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट कर रहे हैं, कब नहीं आएगा? जब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को सॉरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कर रहे हैं, तो उसका एडिशन और डिस्पोजल का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है। अगर एग्जामिनर ने आपको कह दिया हो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अ हाईली लिक्विड एसेट्स, तो फिर इसका मतलब आप उसको क्या ट्रीट कर रहे हो? एज नॉर्मल इन्वेस्टमेंट। और जब नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ट्रीट कर रहे हो तो उसका गेन और लॉस जो होगा वो जैसे हम नॉर्मली अब तक करते हुए हैं। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का जब आप उसको एज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ट्रीट कर रहे हो, तो उसका गेन और लॉस का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, वो ऑलरेडी आपके गेन और लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आ चुका है और आपके कैश के अकाउंट के अंदर ऑलरेडी वो आ चुका है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर करने के लिए एक और ये पॉइंट दिया हुआ था। दैट्स इट। नाउ नेट कैश फ्लो, अच्छा सारी एडजस्टमेंट आई होप कि कवर हो गई है। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश is rupees 440,000 और कैश एंड कैश एंड बैंक 225 and short term investment rupees 40,000 265,000 and closing cash and cash equivalent is rupees 20,000 plus 60,000। तो इसका मतलब है कि आपका कैश डिक्रीज हुआ है बाय रुपीस नेट कैश फ्लो 185%।
ये आ रहा है 2297,000 और इसका किसी का ये 17 नहीं, ये प्लस है ये माइनस है ना, डबल 144 144, ठीक है, 1,441,000 देखिए आ रहा है, टोटल आ गया। तो इसका मतलब है कि आपको तो सब कुछ आ गया। एंट्री नंबर 4 जरा सुनिएगा, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजों का ट्रीटमेंट आपको आईएएस कहता है, इसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। नंबर 1 टैक्स, नंबर 2 डिविडेंड, डिविडेंड, और तीसरा जो है वो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इनकम दोनों का, इंटरेस्ट एक्सपेंस का जो ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट इनकम का इसके ऑपोजिट होगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं और पेड को माइनस करते हैं, इंटरेस्ट इनकम को यहाँ से लेस करेंगे और रिसीविंग को यहाँ पे दिखा देंगे। एक पहले उसके क्लास को कौन सी शॉर्ट टर्म वो आ गई ना, नहीं उसमें से 30% उसने कहा था कि नॉन करंट है तो उसको ऊपर ले गए थे और बाकी को यहाँ पे इनटू कैश, तो इसका मतलब वो उसमें आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, और बाकी जो है वो नॉन कैश के अंदर आ गया। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, अच्छा सुन लें, अगर आपको ये कहा हुआ हो, जब एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो थी वो कितनी की थी, 40 एंड 60 की, अगर मैं इसमें से ये कह दूं कि इसमें से ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अंदर जो है वो ओपनिंग के अंदर 20,000 रुपीज जो है, या सिर्फ क्लोजिंग के अंदर, क्लोजिंग के अंदर जो है वो 25,000 जो है वो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, तो इसका मतलब है कि बाकी जो है वो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश होगी वो कैश इन कैश इक्विवेलेंट में आएगी, और जो नहीं होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको क्या करेंगे आप, 2 जगह दिखा देंगे फिर, तो एक इन्वेस्टमेंट की तरीके से और एक कैश इन कैश, नहीं वहां नहीं। तो बहरहाल तो अब तो इस तरीके से जो है उसको हम दिखा देते हैं। तो अब एग्जाम से पहले अगर आप इस सवाल को दोबारा कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपका पूरा जो है वो रिवीजन हो जाता है। अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने एक सवाल जो है वो आपको नहीं कराया हुआ था जो कि इस अटेम्प्ट का था, पिछले अटेम्प्ट का, ठीक है ना, वो बहुत ही डूएबल है, उसको अब आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, उसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, ताकि आपकी एक फ्रेश क्वेश्चन की करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है ना। तो अगर इसको इसी हफ्ते में कर लोगे तो इससे पहले कि सर्फ एक्सेल से आप की कोई दोस्ती हो जाए और सब कुछ भूल जाए आप, तो आप यहाँ पे ये हो जाएगा। तो दैट इज व्हाट आई हैव